अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। रुद्र और बाकी सभी राजस्थान जाने के लिए रेडी हो गए थे। बड़ों से आशीर्वाद लेकर सभी निकल गए। वो सभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर उनके लिए प्राइवेट प्लेन था। पूरा एयरलाइन सिंह फैमिली का था। इधर सिंह मैंशन में राणा जी, रमन और अखिलेश स्टडी में बैठे थे। डैड अपने तो पार्टी शालिनी से मिलाने के लिए रखी थी, फिर अपने आदित्य और वैशाली की शादी की अनाउंसमेंट क्यों की? अखिलेश ने पूछा। मैंने पार्टी कभी भी उसे मिलाने के लिए नहीं रखी थी। ये पार्टी मैंने वैशाली और आदित्य के शादी के अनाउंसमेंट करने के लिए रखी थी, ताकि मैं कुछ लोगों को अपनी ताकत दिखा सकूं। राणा जी ने कहा। रुद्र और शालिनी की शादी, उसका क्या? रमन ने पूछा। उनका डिवोर्स हो चुका है। दरअसल शालिनी किसी और को पसंद करती है। रुद्र ने बताया। कल पार्टी से 10 मिनट पहले ही उसने मुझे सब बात बता दी, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट चेंज कर दी। राणा जी ने कहा। दूसरी तरफ रुद्र और बाकी सभी प्लेन में बैठे थे। सभी एंजॉय कर रहे थे। सभी बहुत खुश भी थे। वैशाली भी उनके साथ घुल मिल गई थी, एक परिवार की तरह। रुद्र सबसे अलग बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी विराज और प्रतीक उसके पास आए। क्या सोच रहा है? प्रतीक ने पूछा। वैसे जो भी सोच रहा हो, पर अभी उसे छोड़ और हमारे साथ एंजॉय कर। विराज ने कहा। मैं जो सोच रहा हूँ उस पे तुम ध्यान मत, और अभी के लिए तुम सब एंजॉय करो। रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन विराज और प्रतीक वहां से चले गए। उसके जाने के बाद रुद्र ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को मैसेज भेज दिया। मैं वापस आ रहा हूँ। ये मैसेज भेजने के बाद उसने मोबाइल रख दिया और अपने रूम में जाके सो गया। राजस्थान, जयपुर, दोपहर 2 बजे। एक अंधेरे कमरे में एक इंसान को उल्टा लटका के रखा गया था। उसके शरीर पे बहुत से चोट के निशान थे, जिसमें से खून निकलकर सूख चुका था, और वो निशान नीले पड़ गए थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक परछाई नजर आई। वो परछाई अंदर आई और कुछ ही देर बाद उस कमरे की लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होने पर उस आदमी ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत चेहरा था, जिसने इस समय एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ये और कोई नहीं, तनु है। तभी एक आदमी जिसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी एक चेयर लेकर आया। तनु उसमें बैठ गई। फिर उसने बॉडीगार्ड की ओर हाथ बढ़ाया तो बॉडीगार्ड ने एक ब्लैक सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसके हाथ में रख दिया। सिगरेट का पैकेट बहुत महंगा था और लाइटर भी। तनु ने एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह रखा, फिर उसे जलाकर उसके कस लेते हुए बोली। तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, मैं जो सवाल करूंगी उसका सही सही जवाब देना। तनु ने कहा। उसकी बात सुन वो आदमी हंसने लगा और बोला। मिस तन्वी रायजादा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरकर अपने लोगों से गद्दारी कर दूंगा? कभी नहीं। चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों न मार दो। उसकी बात सुन तनु के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा और हंसने लगी। उसकी हंसी सुन एक पल के लिए वो आदमी डर गया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारने आई हूँ? अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं कब का तुम्हें मरवा चुकी होती, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हें जिंदा रखना है जब तक तुम खुद हार मान न जाओ। तनु ने कहा। फिर उसे अपने गार्ड की ओर देखा और कहा, इसे नीचे उतरो और चेयर पर बांधकर मेरे सामने लाओ। उसकी बात सुनते ही गार्ड तुरंत ही काम पर लग गए। उन सब ने पहले उस आदमी को नीचे उतरा, फिर उसे चेयर पर बांध दिया और तनु के सामने ला रखा। तनु ने सामने रखे आदमी को देखा और कहा, बोलो कौन कौन शामिल थे मुझ पर हमला करने के पीछे? मैं कभी नहीं बताऊंगा, समझी? उस आदमी ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तनु ने कहा। बोलने ने बाद तनु ने जलती हुई सिगरेट को उसके हाथ पर रख दिया। उसकी इस हरकत की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन मजाल है जो उस आदमी के मुंह से एक चीख भी निकल जाए। उसके हरकत पर वो आदमी मुस्कुरा के बोला, ये बच्चों के लिए है, मैं इससे भी ज्यादा सहन कर सकता हूँ। अच्छा तो चलो देखते हैं तुम कितना सहन कर सकते हो, तनु ने कहा। फिर अगले पल तनु ने अपने बालों का जुड़ा बनने के लिए जिस पिन का उपयोग किया था उसे निकाल दिया। अब उसके बाल खुले थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसने उस पिन को लिया और सीधा उस आदमी की कलाई में गाड़ दिया, जिससे उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे देख तनु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। अब बोलना चाहोगे? तनु ने पूछा। उस आदमी ने मुस्कुरा के सिर न में हिला दिया। उसकी मुस्कान देख तनु और चिढ़ गई और उसने वो पिन उसके दूसरे कलाई में चुभो दी। लेकिन इस बार चिल्लाने की बजाय वो आदमी फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान तनु को और गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में वो पिन उस आदमी की गर्दन में गाड़ दी, और एक बार नहीं 3 बार, जिससे वो आदमी वही अपना दम तोड़ देता है। तनु का हाथ और चेहरा पूरा खून खून हो गया था। गार्ड ने उसे पानी की बोतल दी और तनु ने अपना हाथ और चेहरा साफ किया, और फिर लाश की ओर देखते हुए बोली, जल्दी से इसे साफ कर दो। उसकी बात सुन गार्ड काम पर लग गए और तनु कमरे से बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो बहुत से गार्ड बाहर खड़े थे। उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया। तनु ने कुछ नहीं कहा और उस जगह से बाहर आ गई। बाहर बहुत से ब्लैक कार खड़ी थी और गार्ड भी वो जहाँ थे। एक बहुत ही खूबसूरत बंगाल था।
तनु बाहर आई और एक कार में बैठ निकाल गई, उसके साथ उसके गाड़ियों का काफिला भी निकाल गया। दूसरी तरफ रुद्र और बाकी सब राजस्थान पहुंच गए थे। रुद्र उनके साथ नहीं, सभी राजस्थान में सिंह फैमिली के पुराने मेंशन में थे। सभी परेशान थे क्योंकि एयरपोर्ट से सभी साथ निकले थे, लेकिन रास्ते से रुद्र गायब हो गया था। आखिर ये लड़का गया कहाँ? विराज ने गुस्से में कहा। मैंने पहले ही कहा था उसे अकेला छोड़ना सही नहीं है, प्रतीक ने कहा। पर भैया बिना बताए जा कहा सकते हैं, विद्युत ने कहा। कहीं वो कंपनी तो नहीं गए हैं, निखिल ने कहा। आने दो उसे, मैं आज नहीं छोड़ने वाला, विराज ने गुस्से में कहा। आखिर कहा गया रुद्र? रुद्र ने किसे मैसेज किया था? 59 रुद्र को पड़ा थप्पड़। सभी गुस्से में थे और रुद्र पर नाराज भी थे कि वो बिना किसी को बताए चला गया। तभी प्रतीक का फोन बजा, उसने देखा तो रुद्र का नंबर था। उसने तुरंत कॉल उठा ली। तू गया कहाँ है बिना हमें बताए? तू घर, तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रतीक ने गुस्से में चिल्लाते हुए रुद्र से कहा। शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम, मैं कहीं नहीं गया हूँ, बस ऑफिस आया हूँ कुछ काम से, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन प्रतीक थोड़ा शांत हुआ, फिर उसने कहा अगर ऑफिस ही जाना था तो बता दिया होता, तुझे पता है हम कितने परेशान हो गए थे। गधा कहीं का, प्रतीक बोला। अब बता तो दिया, रुद्र बोला। हाँ बड़ा एहसान कर दिया, बताकर अब चुपचाप ऑफिस से मेंशन आ, प्रतीक ने कहा। उसने इतना बोल फोन रख दिया। उन दोनों की बात सुन सभी को पता चल गया था कि रुद्र कहाँ है, इसलिए सभी रिलैक्स हो गए। सभी अपने अपने रूम में चले गए और वैशाली आदित्य के उसके घर चली गई। दूसरी तरफ रुद्र राजस्थान में सिंह ग्रुप के ऑफिस में था। ये एक 30 मंजिला बिल्डिंग थी। रुद्र जब से आया था काम में लगा हुआ था। शाम 7 बजे तक काम करने के बाद रुद्र ने सारे काम खत्म कर रिलैक्स होकर बैठ गया। तभी उसका फ़ोन बजा, उसने देखा तो अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठा लिया। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, 9 बजे आके मिलो, सामने वाले ने कहा। उसने इतना ही बोल कॉल कट कर दिया। रुद्र उस आवाज़ को अच्छे से जानता था। कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा तो रॉयल पैलेस टेबल नंबर 13 लिखा था। रॉयल पैलेस जयपुर का सबसे महंगा और एक रॉयल होटल एंड रेस्टोरेंट है। रुद्र ने टाइम देखा तो 7:45 हो रहा था। वो अपने केबिन से बाहर आ गया। उसके बाद वो पार्किंग में गया, वहां से कार में रॉयल पैलेस होटल के लिए निकाल गया। कार चलाते हुए ही उसने विराज को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग के बाद सामने से विराज ने कॉल उठा लिया। बोल अब क्या हुआ? विराज ने पूछा। आज मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम लोग डिनर कर सो जाना, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन विराज ने ठीक है कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद रुद्र रॉयल पैलेस की ओर चल दिया। उसके पास अभी बहुत टाइम था, इसलिए वो आराम से ड्राइव कर रहा था। 1 घंटे बाद वो रॉयल पैलेस पहुंच गया। उसने कार बाहर ही पार्क कर दिया और एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। जब वो एंट्रेंस पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोक लिया, क्योंकि रुद्र ने एक नॉर्मल टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और उन दोनों ने किसी को ऐसे आते नहीं देखा था। यहाँ तक इस होटल में जाने के लिए मेंबरशिप कार्ड लगता है। सर प्लीज़ अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाए, गार्ड ने कहा। उसकी बात सुन रुद्र कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो कभी इस होटल नहीं आया था, इसलिए उसके पास कार्ड नहीं था, इसलिए उसने बाहर वेट करना सही समझा। 10 मिनट वेट करने के बाद एक आदमी नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने रुद्र के पास आया। सर अंदर चले, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ सुन रुद्र, जो मोबाइल पर कैंडी क्रश खेल रहा था, उसने ऊपर देखा, फिर मोबाइल बंद कर अपने जेब में रख लिया। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था मिस्टर दीक्षित, रुद्र ने कहा। फिर दोनों जाने लगे। दीक्षित ने कार्ड दिखाया, फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाके दोनों बुक किए गए टेबल पर बैठ गए। उनके बैठते ही वेटर ऑर्डर लेने आ गए। रुद्र और दीक्षित दोनों ने अपने लिए ऑर्डर किया। फिर वेटर ऑर्डर लेने चला गया। बोलो दीक्षित, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रुद्र ने पूछा। सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, टाइगर गैंग और राजस्थान के सभी अंडरवर्ल्ड के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, दीक्षित ने कहा। दीक्षित तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? मुझे कुछ नहीं हो, बस तुम मेरा एक काम करो, रुद्र ने कहा। बोलिए सर, मुझे क्या करना है? दीक्षित ने कहा। मेरे लिए एक रूम और एक न्यू अकाउंट का इंतजाम कर दो, रुद्र ने कहा। ठीक है सर, कल काम हो जाएगा, दीक्षित ने कहा। तभी वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। उसके आते ही रुद्र ने डिनर करना शुरू कर दिया। दीक्षित डिनर कर वहां से चला गया। रुद्र वहीं पर कुछ देर और रुक गया। रुद्र मिल्क पी रहा था, तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। रुद्र के हाथ का दूध उस लड़की की ड्रेस में गिर गया, जिसे देख रुद्र तुरंत खड़ा हुआ और उसको देख सॉरी बोला, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं सुना और रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से वहां बैठे सभी का ध्यान उस ओर आ गया। आखिर कौन है वो लड़की? रुद्र क्या करेगा अब? क्या रुद्र को ढूंढ लेंगे उसके दुश्मन? रुद्र क्या करना चाहता है नए घर और अकाउंट के साथ? 60 तनु का गुस्सा। रुद्र मिल्क पी रहा था, तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। रुद्र के हाथ का दूध उस लड़की की ड्रेस में गिर गया, जिसे देख रुद्र तुरंत खड़ा हुआ और उसको देख सॉरी बोला, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं सुना और रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
उस थप्पड़ की गूंज से वहां बैठे सभी का ध्यान उस ओर आ गया। रुद्र खुद भी हैरान था, उस लड़की मुंह से उसने गलती भी नहीं की थी। रुद्र ने अब तक लड़की का चेहरा नहीं देखा था। जब उसने अपनी नज़र ऊपर की तो उसने देखा वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो और कोई नहीं, तनु ही थी। बेवकूफ़ इंसान, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस तनु ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा। वो गधे की दुम, बेवकूफ़ मैं नहीं तुम हो, और मैं तुमसे नहीं टकराया था, तुम आके मुझसे टकरा गई समझे? रुद्र ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी इंसल्ट की, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? चुपचाप घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तनु ने कहा। उसकी बात सुन रुद्र हंसने लगा। माफ़ी, और वो भी तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से कभी नहीं, जाकर पहले अपनी माँ से तमीज सीख कर आओ, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन तनु को बेहद गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर रख ड्रिंक उठा के रुद्र के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे रुद्र के सारे कपड़े गंदे हो गए। इस पर रुद्र मुस्कुरा दिया। ये सब वहां मौजूद सभी देख रहे थे, पर तनु के खिलाफ जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये होटल उन्हीं लोगों का था। सभी उसकी पावर से वाकिफ थे और उसके स्वभाव से भी, तभी जो रुद्र ने किया उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्र ने अपना टी शर्ट निकाल दिया और अपना चेहरा साफ करने लगा। उसे देख सभी हैरान थे, साथ ही उसकी बॉडी देख सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी। 8 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। लड़कियां तो उसे ही देखे जा रही थी। तनु की नज़र भी उस पे ठहर गई। उसके साथ आए दोस्त तो रुद्र को देख आंखें भर रही थी। यार कितना हॉट है, इतना तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं जितना हॉट एंड हैंडसम ये है, एक लड़की ने कहा जो तनु के साथ आई थी। काश मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता, दूसरी लड़की ने कहा। अगर ये हाँ बोल दे तो मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी, तीसरी ने कहा। ये सभी बात तनु और रुद्र दोनों सुन रहे थे। रुद्र ने खुद साफ किया और टी शर्ट तनु के ऊपर फेंक दी और कहा, कल साफ करके दे देना। इतना बोल रुद्र वहां से बिना टी शर्ट के निकाल गया। वहीं पर तनु को बेहद गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की थी। मैं ये टी शर्ट जरूर रखूंगी, क्योंकि ये मुझे मेरी बेइज्जती की याद दिलाएगी, जिससे मुझे ये याद रहेगा कि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है, तनु ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। तनु अब शांत हो, चल हम लोग डिनर करते हैं, तनु की दोस्त ने कहा। भाड़ में गया डिनर, अब मैं घर जा रही हूँ, तनु ने कहा और वहां से निकाल गई। दूसरी तरफ रुद्र कार ड्राइव कर रहा था, उसे ठंड लग रही थी। अरे यार, खामाखा लड़की के सामने स्टाइल मारने के चक्कर में टी शर्ट फेंक दी, अब ठंड लग रही है, रुद्र खुद से बोला। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो आदित्य का कॉल था। उसने उठा लिया। बोलो आदित्य, क्या हुआ? रुद्र ने फ़ोन उठाते ही पूछा। भाई मेरी कार खराब हो गई है, मैं और वैशाली फंसे हुए हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? आदित्य ने पूछा। उसकी बात सुन रुद्र ने कहा, तुम लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ। उसकी बात सुनते हो आदित्य ने फ़ोन रख दिया और रुद्र को लोकेशन भेज दिया। रुद्र ने लोकेशन देखा तो वो ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट की दूरी पर था। रुद्र एयरपोर्ट से सीधा आ रहा था, इसलिए उसका लगेज उसके कार में ही था। रुद्र ने लगेज से एक टी शर्ट निकालकर पहन लिया। टी शर्ट पहनने के बाद रुद्र ने गाड़ी लोकेशन की ओर दौड़ा दी। 5 मिनट में ही रुद्र उन दोनों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो आदित्य के गाड़ी की आगे की दोनों टायर पंचर थी। रुद्र ने खिड़की खोली और बोला, चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद किसी को बोल कार भेजवा दूंगा, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुन दोनों रुद्र की कार में बैठ गए। रुद्र ने कार स्टार्ट की और राठौड़ विला की ओर चल दिया। जयपुर बी टाइगर गैंग का हेडक्वार्टर, 10 लोग बैठे थे और उनके सामने एक बंदा पीठ पीछे किए खड़ा था। देखने से वही उन सब का लीडर लग रहा था। उसने एक मास्क लगा रखा था। तुम सब किसी काम के नहीं हो, 5 साल में एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए, लालात है तुम सब पर, खड़े हुए आदमी ने कहा। मास्टर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें डेविल नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे देखने वाला कोई जिंदा नहीं है, एक आदमी ने कहा। हर बार एक ही बात, अरे कोई सुराग होगा, ऐसे अचानक कहा गायब हो गया, जमीन निगल गई या आसमान खा गया, उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें देख वहां बैठे सभी आदमी सहम गए। आखिर ये आदमी कौन है? वो डेविल को क्यों ढूंढ रहा है? तनु आगे क्या करेगी रुद्र के साथ? तनु से बहस कर रुद्र ने कोई खतरा तो नहीं मोल ले लिया। 61 एक और हमले की तैयारी। रुद्र और आदित्य वैशाली को छोड़कर मैंशन वापस आ चुके थे। दोनों अपने अपने रूम में जाके सो चुके थे। अगली सुबह रुद्र जल्दी उठ के ध्यान कर रहा था, पर उसे अपनी शक्तियों को काबू करने में दिक्कत हो रही थी। उसके लिए ये नया था, उसकी शक्ति अचानक से बढ़ जाती, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता। आखिरकार उसने हार मान ली और ध्यान से उठ गया। जब वो उठा तो पूरी तरह पसीने से भीग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि उसकी शक्ति उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है, पर वो ये भूल गया था कि उसके अंदर अब एक और शक्ति मौजूद है जो उसके शरीर पर काबू पाना चाहता है। रुद्र उठकर नहाने चला गया। दूसरी तरफ सभी उठकर रेडी हो गए थे। सभी ब्रेकफास्ट के लिए रुद्र का इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट बाद रुद्र अपने रूम से बाहर आया और सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। भाई आज रांची दी आने वाली है, क्या आप उसे पिक करने चले जाएंगे?
अनन्या ने रुद्र से कहा, मैं नहीं जा सकता अनु, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। एक काम करो तुम विराज, ये प्रतीक को अपने साथ ले जाओ या इन तीनों गधों में से किसी को ले जाकर उसे पिक कर लो। रुद्र ने कहा। वही उसकी बात सुन अनु, प्रतीक और विराज हंसने लगे तो वही निखिल, आदित्य और विद्युत का मुंह बन गया। ठीक है भाई, मैं चली जाऊंगी, अनु ने कहा। वैसे भाई क्या हम भी घूमने जा सकते हैं, आदित्य ने पूछा। ठीक है चले जाना, पर अपना ख्याल रखना और मेरा कार्ड ले जाना, तुम लोगों के काम आएगा, रुद्र ने कहा। उसके बाद उसने विराज और प्रतीक की ओर देखकर कहा, तुम दोनों को एक मीटिंग अटेंड करनी है, 4 बजे फ्री हो तो चले जाना, मैं डिटेल भेज दूंगा। रुद्र की बात सुन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर निकल गया, उसके साथ ही रॉकी भी निकल गया। कितना खड़ूस आदमी है, विराज ने मुंह बनाते हुए कहा। इधर रॉकी और रुद्र कार में बैठ निकल गए। उनके पीछे 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था। रॉकी अपने आदमियों से बोल देना उन सब पर हमेशा नज़र बना के रखे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। रुद्र ने कहा, जी बॉस, मैंने पहले ही अपने कुछ आदमी को उन पे नज़र रखने को कहा, वो सभी सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए, रॉकी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसकी बात सुन रॉकी मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसकी काबिलियत से वाकिफ था। इन कुछ दिनों में रुद्र ने जो काम रॉकी को दिया, रॉकी ने वो सभी काम बखूबी किए हैं। 10 मिनट बाद वो काफिला एक 30 मंजिला बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गया। उस बिल्डिंग पर सिंह एम्पायर का लोगो था। ये राजस्थान में सिंह एम्पायर का मेन ऑफिस था, जहां से पूरे राजस्थान के बिजनेस को कंट्रोल किया जाता था। रुद्र के काफिले के रुकते ही सबकी नज़र उस और गई। सभी गार्ड जो रुद्र के साथ आए थे उन्होंने रुद्र के लिए रास्ता बना दिया। रुद्र और रॉकी बाहर आए और बिल्डिंग के अंदर चले गए। दूसरी तरफ रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सीईओ के केबिन में तन्वी गुस्से में कुछ एम्प्लॉय पर चिल्ला रही थी। तुम सब एक नंबर के गधे हो, एक काम तुम लोगों से नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए, लेकिन तुम सब एक प्रोजेक्ट भी हासिल नहीं कर पाए। किस काम की सैलरी लेते हो सब, तनु ने गुस्से में कहा। हमने पूरी कोशिश की, एक एम्प्लॉय ने कहा। कोशिश नहीं चाहिए मुझे रिजल्ट चाहिए। जो मुझे नहीं मिला सो तुम सब आज ही यहाँ से जाओगे। मुझे ऐसे बेकार एम्प्लॉय अपने कंपनी में नहीं चाहिए, समझे? अब निकलो यहाँ से, तन्वी ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुन वो सभी चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही तन्वी ने गुस्से में पेपर वेट उठाकर वहाँ लगे एक आईने पे दे मारा, जिससे वो आईना चकनाचूर हो गया। वहीं पर कांच टूटने की आवाज़ सुन एक लड़की भागते हुए अंदर आई। दी क्या हुआ, आप ठीक तो है? मैंने कांच तुमने की आवाज़। उसने इतना ही कहा था कि उसकी नज़र आईने के टुकड़ों और पेपर वेट पर पड़ी, जिसे देख वो सब समझ गई। तन्वी गुस्से में सिर पकड़े बैठी थी। दी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? एक छोटी सी तो डील थी, एक तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी, तन्वी की बहन ने कहा। रितिका तू नहीं जानती है, वो एक छोटी सी डील नहीं थी, हमारी कंपनी की रिपुटेशन थी। पहली बार हम किसी से हारे हैं, वो भी पापा के सबसे बड़े दुश्मन जिंदल से, तन्वी ने कहा। उसकी बात सुन रितिका बोली, दी आप चिंता मत कीजिए, अभी मोल का प्रोजेक्ट बाकी है, देखना ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, जिससे हम उन जिंदल की बोलती बंद कर देंगे, रितिका ने कहा। उसकी बात सुन तन्वी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है अब तुम जाओ और अपना काम करो, तन्वी ने रितिका को कहा। उसकी बात सुन रितिका मुस्कुराते हुए चली गई। देहरादून के 2 मेंबर जंगल के बीचों बीच बैठे थे। उनके ये दोनों कमांडर 7 और 9 थे। दोनों के हाथ में जापानी कटाना थी। द शैडो टीम। वैसे कमांडर 7 आपको क्या लगता है, एक बीस्ट इतना पावरफुल है तो सभी 14 बीस्ट मिलकर कितने पावरफुल होंगे, कमांडर 9 ने पूछा। वही उसकी बात सुन कमांडर 7 बोला, मुझे ये तो पता नहीं कि सभी बीस्ट कितने पावरफुल होंगे, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इन बीस्ट की एनर्जी अनलिमिटेड है। वैसे तुम्हें पता है न तुम्हें क्या करना है? और हाँ, हम जिसे पकड़ने वाले हैं वो एक बीस्ट होल्डर के साथ साथ एक फाउंडेशन हेड भी है, इसलिए संभल कर रहना, कमांडर 9 ने कहा। मुझे ये पता है, लेकिन हम तक्षशिला पर हमला करने जा रहे हैं, जो इंडिया के सबसे ताकतवर फाइटर के लिए जाना जाता है, कमांडर 9 ने कहा। मैं सबका ध्यान अपनी ओर करूंगा और तुम बीस्ट हासिल करोगे, कमांडर 7 ने कहा। उसकी बात सुन 9 ने हाँ कह दिया और फिर अपनी अंगूठे को काटकर कुछ हैंड साइन बनाए और हाथ जमीन पर रख दिया। उसके अगले ही पल एक 30 फीट का बाज आ गया, जिस पे कमांडर 7 बैठ गया और तक्षशिला की ओर उड़ गया। दूसरी तरफ जयपुर में विराज और अनु रांची का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। विराज बार बार अपने घड़ी में टाइम देख रहा था। अनु और कितनी देर, विराज ने पूछा। अरे भाई थोड़ा वेट कर लीजिए ना, फ्लाइट लेट हो गई, उसमें मैं क्या करूं, अनु ने कहा। अरे तुम प्रतीक या उन तीनों गधों को भी ला सकती थी, मैं काम कर रहा था, मुझे उठाकर ले आई, विराज ने कहा। भाई वो चारों तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही भाग गए, अनु ने कहा। तू ये पहले भी तो पता कर सकती थी कि फ्लाइट लेट है, 2 घंटे से वेट करा रही है, विराज ने कहा। सॉरी भाई, एक सीटमेंट में सब भूल गई, अनु ने मासूम फेस बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा नौटंकी मत कर, विराज ने कहा। उसकी बात सुन अनु मुस्कुरा दिलो आ गई, अनु ने कहा। उसकी बात सुन विराज ने उस और देखा तो रांची आ रही थी, उसे देख विराज उसमें ही खोसा गया।
रांची का क्या रिएक्शन होगा विराज को देख? क्या दोनों बीस्ट हासिल कर पाएंगे? 62 हमला। विराज एक टक बस रांची को देख रहा था। वो अपनी होश में तब आया जब अनु ने उससे कहा भाई लोधी आ गई। अनु की बात सुन विराज अपने सेंस में आया, तभी रांची उनके पास आ गई। आते ही अनु उसके गले लग गई। कुछ देर बाद जब वो उससे अलग हुई तो रांची की नज़र विराज पर गई। उसे देखते ही रांची को होटल वाली बात याद आ गई। उसने विराज को पहचान लिया। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आप दोनों को मिलवाना तो भूल ही गई। रांची दी ये है विराज भाई, रुद्र भाई के बचपन के दोस्त, और विराज भाई ये रांची दी मेरी बुआ की लाडली, अनु ने कहा। अनु के बोलने के बाद दोनों ने हाथ मिलाए। दोनों को अलग ही फील हुआ। उसके बाद विराज ने अनु का सामान रखा और सभी कार में बैठ गए। रांची और अनु पीछे थे और विराज कार ड्राइव कर रहा था। देहरादून। तक्षशिला। कमांडर 7 ने हमला बोल दिया था। वो हवा में रहकर तक्षशिला में विस्फोट कर रहा था। उससे सभी फाइटर अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अभी तक फाउंडेशन हेड बाहर नहीं आए थे, इसलिए कमांडर 7 लगातार सभी का ध्यान भटका रहे थे। इधर फाउंडेशन हेड और 7 एल्डर मुख्य कमरे में बैठ के बात कर रहे थे। कुछ करना होगा, वो बहुत ज़्यादा खतरा बन रहे हैं इस देश के लिए। एक एल्डर ने कहा हेड हमें शैडो टीम, हम उनका क्या करें, वो मिल ही नहीं रहे हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी तक उनके मेंबर तक की पहचान नहीं हो पाई है, और जिन्होंने उन्हें देखा है वो या तो मारे गए हैं या बोलने की हालत में नहीं है। हेड ने कहा मुझे पता है उनमें से एक कौन है। एक एल्डर ने कहा कौन है? हेड ने पूछा। फायर किंगडम का दारो, उस एल्डर ने जवाब दिया। उसकी बात सुन सभी हैरान हो गए, क्योंकि उस इंसान को सभी जानते थे। वो सभी बात कर रहे थे, तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और हाफते हुए बोला वो हमला हुआ है। उसकी बात सुनते ही सभी खड़े हो गए। उसके बाद बिना कुछ बोले सभी बाहर की तरफ भागे। बाहर उन सब ने जो नज़ारा देखा उसे देख सभी हैरान हो गए। चारों तरफ आग लगी थी और धमाके के कारण पूरा तक्षशिला बर्बाद हो चुका था। सभी नज़र जब आसमान पर गई तो के कपड़े पहने एक व्यक्ति एक 20 फीट की बाज पर उड़ रहा था। उसे देख सभी एल्डर तुरंत समझ गए कि वो कौन है। शैडो टीम हेड आपको यही रुकिए, हम इसे देखते हैं, एक एल्डर ने कहा। उसके अगले ही पर सभी एल्डर एक साथ हवा में उड़ने लगे। वो तेजी से कमांडर 7 की ओर बढ़ने लगे। तभी हेड के पीछे से कमांडर 9 बाहर आया। इसी का इंतजार था मुझे, कमांडर 9 ने कहा। उसकी आवाज़ सुन हेड पीछे पलटा तो उसके सामने एक 30 साल का आदमी खड़ा था। उसे देख हेड पहचान गया। तुम तो मेरी ही उम्र के हो, लगता है तुम्हारी टीम में सभी ऐसे हैं, हेड ने कहा। क्यों हमें उम्र से बच्चा समझ रहे हो? भले ही हमारी उम्र कम होती है लेकिन हम तुम्हारे सोच से ज़्यादा ताकतवर है, कमांडर 9 ने कहा। तो चलो आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। यहाँ तुम मेरे हाथ मारोगे और वहाँ तुम्हारा साथी मरेगा एल्डर के हाथों, हेड ने कहा। उसकी बात सुन कमांडर 9 हंसने लगा। उसकी हंसी देख हेड कंफ्यूज हो गया। तुम्हें लगता है तुम उसे मार सकते हो? वो बिना मैजिक का मैजिकल बीस्ट जितना पावर होल्ड करता है। तुम ये भी बोल सकते हो वो एक मैजिकल बीस्ट है, कमांडर 9 ने कहा। अच्छा वो तो देखा जाएगा, अब तुम भी तैयार हो जाओ, हेड ने कहा। कहने के अगले ही पल उसकी ताकत बढ़ने लगा। उसकी ताकत एक बीस्ट जितनी हो गई। उसकी ताकत देख कमांडर 9 हैरान था। तुम पूरी तरह बीस्ट को कंट्रोल कर चुके हो, मानना पड़ेगा बहुत टैलेंटेड हो, पर अफसोस तुम बहुत जल्दी ये टैलेंट खोने वाले हो, कमांडर 9 ने कहा। उसकी बात को नज़रअंदाज कर हेड ने हमला कर दिया। उसके हमले के लिए कमांडर रेडी नहीं था। उसका वार लगते ही वो 10 मीटर जाके गिरा और उसके मुंह से खून निकालने लगा, जिसे देख वो मुस्कुराने लगा। बड़े दिनों बाद कोई टक्कर का दुश्मन मिला है, कोई कसर मत छोड़ना, कमांडर ने कहा। इतना बोल उसने अपनी ताकत बढ़ाई और अगले ही पल उसका शरीर काले रंग के कोहरे में गायब हो गया, जिसे देख हेड हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपने चारों तरफ देखने लगा। क्या हुआ, कहाँ देख रहे हो? कमांडर की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऊपर से आ रही थी। उसने ऊपर देखा तो कमांडर 9 हवा में था। उसके पैरों के नीचे वो कोहरा था। उसे देख अगले पल हेड ने लंबी जंप लगाई और वो भी हवा में उसके सामने आ गया। तुम पहले इंसान हो जिसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमांडर 9 ने कहा। ठीक है तो अब मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, फाउंडेशन हेड ने कहा। उसके अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और अंतर ध्यान हो गया। वो अपने ही दिमाग में था। उसके सामने 100 मीटर का भेड़िया था। कुणाल तुम फिर मेरे पास आ गए, उस भेड़िए ने कहा। वोल्फ किंग मुझे अब तुम्हारी पूरी ताकत चाहिए, कुणाल ने कहा। अगर मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत दी और तुम संभाल नहीं पाए तो मर सकते हो, वोल्फ किंग ने कहा। तो तुम मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं उस इंसान से लड़ सकूं, कुणाल ने कहा। ठीक है मैं तुम्हें मेरी आधी ताकत देता हूँ, वोल्फ किंग ने कहा। उसके इतना कहते ही इधर कुणाल की ताकत बढ़ने लगी, जिसे देख कमांडर 9 ने देखा। अचानक कुणाल जो फाउंडेशन हेड है उसके शरीर की रचना बदलने लगी। वो एक वोल्फ में तब्दील होने लगा, एक ऑरेंज वोल्फ, जिसे देख कमांडर 9 समझ गया कि बीस्ट अपनी शक्ति उसे दे रहा है। उसने कहा
क्या बात है बच्चे, तुम अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, खुद एक बीस्ट में बदल रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। मैं मून किंगडम का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर हूँ। चल आजा, कमांडर 9 ने कहा। इधर ये दोनों लड़ रहे थे तो वही दूसरी तरफ कमांडर 7 अकेले 7 एल्डर के सामने खड़ा था। अरे यार, किन बूढ़े लोगों को भेज दिया मेरे पास, ये तो मेरा एक बार भी नहीं झेल पाएंगे। कमांडर 7 ने कहा। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा हम कौन है। एक एल्डर ने कहा। ये तुम बूढ़े कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा घमंड किसे कहते हैं। कमांडर 7 ने कहा। चिंता मत कर, तेरा घमंड एक साथ उतार देंगे। एक और एल्डर ने कहा। अब संभालो हमारा वार, एक और एल्डर ने कहा। और फिर क्या सभी ने हमला बोल दिया। सभी ने एक साथ उस पे अपने शक्तियों से हमला कर दिया। उनकी पावर देख कमांडर 7 मुस्कुरा दिया और अगले ही पल उसने भी जवाबी हमला कर दिया। जब उन सब का हमला कमांडर 7 के हमले से टकराया तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सभी पीछे हट गए। आगे क्या होगा, क्या दोनों जीत पाएंगे? 63 फाइनल फाइट। उसका असर इतना ज्यादा था कि सभी को लगा कि अब तो कमांडर 7 गया। अगले पल जो हुआ उसे देख सभी हैरान थे। वहां पर कमांडर 7 बिना किसी खरोच के सही सलामत खड़ा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों हो, लगता है जैसा सोचा था हुआ नहीं। कमांडर 7 ने मुस्कुरा के कहा। उसे देख एल्डर का गुस्सा और बढ़ गया। उसके बाद सभी एल्डर दोबारा उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार वो सभी अपनी ताकत इकट्ठा कर एक साथ मिलाकर हमला करते जो एक नीले गोले में बदल जाता है। उसके बाद हमला कर देते हैं। इस बार उनका हमला सही जगह लगता है और अगले पल कमांडर 7 जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। उसे इस बार बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो सातों इतने खतरनाक होंगे। वो खड़ा हुआ, उसके सिर से भी खून आ रहा था। उसके लेफ्ट साइड चेहरा पूरी तरह खून से भीग गया था। बहुत खूब, मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने खतरनाक होंगे, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो तुम लोगों पर कोई रहम नहीं करूंगा, कमांडर 7 ने कहा। उसके बाद उसने अपनी ताकत का प्रयोग किया और एक बिजली की तलवार बनाई, जिसे देख सातों एल्डर ने भी अपनी अपनी ताकत का प्रयोग कर एक एक तलवार तैयार की और लड़ने के लिए रेडी हो गए। वहीं पर दूसरी और कमांडर 9 और कुणाल भी बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहे थे। दोनों घायल हो चुके थे, उसने शरीर से खून भी निकल रहा था। मजा आ रहा है तुमसे लड़ने में, कमांडर 9 ने कहा। आखिर किस लिए कर रहे हो तुम ये सब, इससे दुनिया तबाह हो सकती है, कुणाल ने कहा। तुम्हें लगता है सभी लोग अच्छे होते हैं, नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। जिन एल्डर की तुम पूजा करते हो उनके हाथ भी मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। वो दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं पर कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया। मैंने देखा है इस दुनिया की काली सच्चाई, समझे। इसलिए नफरत करता हूं मैं इस दुनिया से, इसलिए मिटा देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, समझे बच्चे, कमांडर 9 ने कहा। उसकी बात सुन कुणाल हैरान था। वो उसके अंदर छुपे दर्द को महसूस कर रहा था जो इस दुनिया ने उसे दिया था, और उसकी बातों से वो समझ गया था कि इस दुनिया के लिए उसके अंदर कितनी नफरत है। कुणाल ये सब महसूस कर पा रहा था। अब तुम वो देखो बच्चे जो मैं सबसे छुपा रहा था। या, कमांडर 9 ने चिल्लाया। उसकी चीख पूरे दक्षशिला में गूंज गई। वही उसकी ताकत बढ़ने लगी। उसकी ताकत को बढ़ता सभी ने महसूस किया। पूरा दक्षशिला कांप उठा। उसकी ताकत से सभी एल्डर अपनी लड़ाई को छोड़ उस और देखने लगे। उसकी ताकत देख सभी हैरान थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गए थे। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। उसका ये रूप देख सभी कांप गए। तुम तीसरे इंसान हो जो मेरे इस पावर का सामना करने वाले हो, कमांडर 9 ने दहाड़ते हुए कहा। उसके चारों ओर एक अलग ही आभा थी और उसके शरीर से डार्क एनर्जी निकल रही थी। चलो एल्डर, अब मेरा काम खत्म, अब चलता हूँ, कमांडर 7 ने कहा। कहने के अगले ही पल वो अपने बाज में बैठ वहां से चला गया। इधर कमांडर 9 ने हमला बोल दिया और पलक झपकते ही उसने एक जोरदार पंच कुणाल को मारी, जिससे कुणाल 100 फीट दूर जाके गिरा, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। उसकी रफ्तार देख सभी हैरान थे क्योंकि किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन वो खड़ा हो पता उससे पहले ही कमांडर 9 वहां पहुंच गया और एक जोरदार पंच उसे मारा, जिससे वो और ज्यादा घायल हो गया और वही बेहोश हो गया। उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो हद से ज्यादा घायल हो गया था, जिसे देख सभी एल्डर उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें कमांडर 9 ने देख लिया, जिससे उसने जमीन में एक जोरदार पंच मारा, जिससे वहां की जमीन में दरार आ गई और एक भूकंप सा आ गया और सभी इमारतें गिरने लगी, जिससे उनका ध्यान बढ़ गया। और इस मौके का फायदा उठाकर कमांडर 9 कुणाल को ले वहां से चला गया। राजस्थान जयपुर सिटी मॉल। अनन्या और रांची एयरपोर्ट से सीधे ही शॉपिंग करने आ गई थी। वो दोनों अभी शॉपिंग कर रहे थे, वही विराज पार्किंग में था, अपना कुछ काम कर रहा था। रांची और अनन्या अभी एक दुकान में अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रहे थे। तभी रांची की नज़र एक ड्रेस पर पड़ती है। वो एक पिंक कॉलर का गाउन था जिसपे डायमंड लगे थे। वो बेहद खूबसूरत था। रांची ने वो ड्रेस सल्स गर्ल को दिखाने को कहा। उसकी बात सुन सल्स गर्ल ने उस ड्रेस को रांची को दिखाते हुए उसके बारे में बताना शुरू किया।
मैं ये ड्रेस फेमस डिज़ाइनर मिस्टर अराव मल्होत्रा की ये पूरे वर्ल्ड में एक पीस है और आप ये जो डायमंड देख रहे हैं ये नेचुरल डायमंड है, बिल्कुल असली। उसकी बात सुन रांची ने कहा, प्राइस क्या इस ड्रेस की? मैं 10 करोड़। सल्स गर्ल ने कहा, ठीक है आप इसे पैक कर दीजिए। रांची ने कहा और अपना कार्ड दे दिया। तुम ये नहीं खरीद सकती, ये मेरी है। रांची के पीछे से एक लड़की ने कहा। रांची जब पीछे पलटी तो एक लड़की ब्लैक ड्रेस में हाथ बंधे खड़ी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है, तो हमें कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।